हेलो। ज्योग्राफी का क्लास 10 का ज्योग्राफी का ये लेसन फर्स्ट है, संसाधन यानी रिसोर्स। ठीक है, हम लोग रिसोर्स में आज अध्ययन करेंगे और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो बीच में थ्योरी आएगा उसको भी मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यानी जो लोहा के अयस्क होता है, लोहा के अयस्क में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और मेलेकाइट, तो ये लोहा के अयस्क है। तो ये किस प्रकार का संसाधन है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो अनवीकरणीय योग्य है। यानी कि जब एक बार इस लोहा के अयस्क से लोहा बना लिया जाएगा तो उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो इस प्रकार लोहा के अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, आपको जैसा कि पता होगा समुद्र में चलने वाले लहर, ठीक है ना, ज्वार और भाटा उत्पन्न करता है। जब समुद्र की लहर ऊपर की ओर चलती है तब उसको ज्वार बोलते हैं। जब समुद्र की लहर, ठीक है ना, नीचे यानी कि जब ऊपर से नीचे पानी आता है तो उस घटना को वाटा कहा जाता है, भाटा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ज्वारीय लहर है, ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वार से जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है वो क्या है, पुनः पूर्ति योग, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। यानी कि ये बार बार ये घटना आते रहता है तो आप इससे बार बार ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। यानी पंजाब में देखा गया कि भूमि बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब भूमि ज़्यादा खराब हो रहा है, अनउपजाऊ हो रहा है। तो अनउपजाऊ का सबसे मेन या इसका कारण अगर देखा जाए तो क्या है, ऑप्शन में है गहन खेती। खेती गहन खेती का मतलब है एक खेती कंप्लीट हुआ तो दूसरा उपजाऊ, उसमें मतलब फिर से दूसरा फसल बो दिए, फिर से वो खत्म हुआ तो दूसरा फसल और बो दिए। तो ऐसा जब कृषि होती है तो उसको गहन कृषि कहा जाता है। अधिक सिंचाई का कारण था, या फिर वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वन की अधिक कटाव। गेट लगा दो बेटे। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब हो गया वनों की अधिक कटाई, या अति पशुचारण, ज़्यादा पशुओं की चारण की व्यवस्था होना। यानी कि वहाँ पे पशुओं को अधिक चारण किया गया, मतलब कहने का मतलब है जो भी फसल था उसको नष्ट किया गया, घास भूसा बिल्कुल खत्म। तो अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में देखा गया कि कृषि खेती ज़्यादा खराब हो रही है तो उसके पीछे का रीजन था अधिक सिंचाई। ये क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चे 4, कहता निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी कृषि की जाती है। सीढ़ीदार खेती करके, सीढ़ीदार भूमि को बना करके, ठीक है ना, खेत बना करके और उस पर चाय की खेती की जाती है, कॉफ़ी की खेती की जाती है ना, चाय की खेती। याद रखिएगा किसकी खेती, चाय। और चाय की खेती के लिए ज़रूरत है पानी अधिक, लेकिन पानी ज़्यादा चाहिए। पर एक चीज़ ये होता है कि पानी तो ज़्यादा चाहिए पर वो पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना। धान की खेती जैसा नहीं, पानी ज़्यादा चाहिए और पानी में वो धान डूबा रहे, उसका जड़ डूबा हो। लेकिन ये चाय की खेती में ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, पहाड़ी ढलानों पर इसकी खेती किया जाता है सीढ़ी नुमा बना करके। ठीक है ना। तो इस घटना को सोपानी कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती करना, सीढ़ी नुमा खेती बनाना, खेत बना करके उसमें खेती करने की घटना क्या कहलाती है बच्चे, तो सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि कहलाती है। तो ये कहाँ है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर उत्तरांचल। उत्तरांचल पुराना नाम है, नया नाम उत्तराखंड है। तो ये पहाड़ी इलाका उत्तराखंड है, इसलिए इसका आंसर हो गया उत्तरांचल, उत्तराखंड। ठीक है ना। तो चलिए खैर, ये हमारा छोटा सा MCQ का ये पार्ट था। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं।
कहता है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहने का मतलब काली मिट्टी, जो कपास के लिए अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है ना। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। कहते निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। और आगे देखा जाए, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। कहता निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाई जाती है। 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल रेगड़ मिट्टी पाई जाती है। इस पर प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है, इसके बारे में भी बतलाना है। ठीक है बच्चे। तो चलिए देखते हैं इसका। काली मिट्टी का रंग काला होता है, सभी लोग जानते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसको रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, याद रखोगे। यही क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है कि काली मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है। तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये लावा जनक शैल से बना है। लावा जनक शैल कहने का मतलब जब ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना, तो लावा निकली थी और लावा को कटने छटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ, यही मिट्टी काली मिट्टी बनी। समझे ना। यानी कि लावा से जो पहाड़ बना, और पहाड़ आप लोग जैसा कि जानते होंगे मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होती है। चट्टानों के टूटने फटने से मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन ये मिट्टी 1-2 वर्ष में नहीं, ठीक है ना, 1000-100 वर्ष में नहीं, हजारों लाखों सैकड़ों वर्ष में एक पत्थर से, चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले तो लावा से चट्टान बना। ठीक है ना। मैग्मा से क्या बना? चट्टान बना। इसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और आग्नेय चट्टान के निक्षेपण के फलस्वरूप जो बहुत दिनों के बाद मिट्टी का निर्माण हुआ, यही मिट्टी काली मिट्टी कहलाई। इसे को क्या बोला गया? रेगड़ मिट्टी कहलाया। ठीक है ना बच्चे। तो ये मिट्टी कहाँ पाई गई? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता है। गुजरात को क्या कहा जाता है बच्चे? सौराष्ट्र कहा जाता है। मालवा मध्य प्रदेश वाला भाग, मालवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी इलाकों पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। तो अक्सर आप कम से कम 2 नाम रहे तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी कह सकते हो, मध्य प्रदेश मालवा के रीजन भी कह सकते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसकी उपयुक्त होती है? किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है ना। तो आप याद रखोगे कि काली मिट्टी काली मिट्टी कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है ना। आपको ये याद हो गया होगा। हर क्वेश्चन को समझते जाइए, उसका आंसर को और याद करते जाइए। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कहता है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहता है ये इस प्रकार की मृदा की 3 प्रमुख विशेषता बताएं। इसके 3 प्रमुख है ना विशेषता को ही बतलाना है। इसके प्रमुख 3 आइडेंटिटी को भी हमें बतलाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बतलाना है। चलिए तो सबसे पहले बच्चे ये समझो कि पूर्वी तट कहाँ पे है, किसको हम लोग पूर्वी तट कहेंगे। चलिए तो आप ये देखिए हमारा जो कोस्टल लाइन है वो मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना है? 6100 किलोमीटर। तटीय भारत की मुख्य भूमि का तटीय कोस्ट 6100 किलोमीटर है। कितना है बच्चे? 6100 किलोमीटर। और अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी तटीय भूमि को ले लो तो टोटल मिला करके ये कितना हो जाएगा? 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा तटीय स्टार्ट होता है सौराष्ट्र प्रांत से। सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रांत से स्टार्ट होता है और ये
कहां तक चला जाता है इसका कोस्टल एरिया? पश्चिम बंगाल तक चला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कोस्ट का क्या नाम है और यहां पे कौन सा मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में। तो सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट के बारे में यानी तट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहां इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजरात तट कहा जाएगा। ये वाला रीजन को गुजरात तट कहा जाएगा। ये रीजन को क्या कहा जाएगा? गुजरात तट कहलाएगा। ठीक है ना। गुजरात तट के बाद अगला जो तट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं बच्चे? कोंकण तट। गोवा तक के तट को, गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है, लेकिन गुजरात के पूरा इलाके को सौराष्ट्र तट या गुजरात तट भी कहा जाता है। उसके बाद यहां होता है बेटा मालाबार तट। क्या होता है? मालाबार तट। क्या होता है? मालाबार तट। और ऊपर में क्या था? कोंकण तट। ठीक है ना, याद रहेगा कोंकण तट। उसके बाद यहां से अगर स्टार्ट करिए तो ये कोरोमंडल तट होता है। क्या होता है? कोरोमंडल तट। और उसके बाद उत्तरी सरकार तट या नॉर्दर्न सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ठीक है ना बच्चे। अब यहाँ पे पूर्वी तट की बात की गई है। जैसा कि आपको मैप में पता होगा, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इस तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है और इस तरफ होता है वेस्ट। तो हमें ईस्ट की चर्चा करना है। ईस्ट इस तरफ है, इस कोस्ट को बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है ना। यहाँ पे एक घाट भी है, घाट है, मैदान, पहाड़ है जिसको ईस्टर्न घाट और यहाँ पे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 4 नदियां भी देखने को मिलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी है ना, नासिक से निकलती है ये, फिर कृष्णा और लास्ट में कावेरी। तो यहाँ पे पूर्वी तट की बात किया जा रहा है। पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर, पूर्वी तट में अधिकतर जगह नदियों का डेल्टा बनता है। जैसा आप एक सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का भी नाम जानते होंगे, है ना, जो इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और इधर से गंगा नदी आती है और दोनों मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए विश्व विख्यात है और यहाँ पे बहुत सा सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चे? मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पूर्वी कोस्ट को बहुत डिटेल्स देख लिया। ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग विशेषता देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूर्वी तट पर कौन कौन सी डेल्टा बनती है, मुहाने पर डेल्टा बनती है नदी के मुहाने पर। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्वी तटों पर। कहते हैं पूर्वी तट पर नदी डेल्टाओं को जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कारण है कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? नदी द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ठीक है ना। तो पूर्वी तट की नदी डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। अब आपने याद कर लिया होगा, काली मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पत्थरों से होता है निर्माण, और जलोढ़ मिट्टी इस प्रकार से पूर्वी डेल्टा पर किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं देखिए क्या क्या है। कहता है यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र कौन कौन है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर के आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी नहीं है डेल्टा बनाने के लिए, लेकिन वहाँ से कटा छटा कुछ छोटी छोटी नदियाँ आकर के भी इसमें मिली थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, नदी द्वारा लाई गई निक्षेप यानी उसके अपर्दन से बना है। समझ में आ रहा है ना? उसके अपर्दन से क्या हुआ? बना है। कहता जलोढ़ मिट्टी में रेत होते हैं। रेत मतलब बालू के कण मिलते हैं और छोटी छोटी बालू के पंख भी देखने को मिलते हैं।
पंक का मतलब क्या है? कभी कभी आप अपने नदी पर जाओगे, नदी में जब नदी बहती रहती है, उसमें पानी जब बहती रहती है तो एकदम पतला महीन बालू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? पंक बोला जाता है, यानी सिल्ट बोलेंगे। सिल्ट मिलती है और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर की ओर आते हैं, यानी मुहाना कहाँ स्टार्ट होता है? मुहाना, जहां नदी गिरती है उस जगह को मुहाना कहते हैं। जहां नदी गिरती है उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चे? मुहाना। अब मुहाना से घाटी के ऊपर की ओर आते हैं, यानी धीरे धीरे मान लो कि नदी गिर गई, उसकी और ऊपर आएंगे तो वहां कंकड़ीली पथरीली भूमि मिलेगा, ठीक है ना। मृदा के कणों का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल समझाने के लिए देखिए, क्या है कहने का मतलब, मान लिया जाए कि ये है महानदी, ठीक है ना। ये है महानदी। अब ये महानदी है तो यहाँ पे महानदी का डेल्टा होगा, मुहाना है, ठीक है ना। महानदी का क्या है? ये मुहाना है। अब इससे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे घाटी तरफ, यानी मैदानी ओर जाएंगे, पहाड़ी रीजन में जाएंगे, तो बताइए यहाँ का बालू का आकार कैसा मिलेगा? बड़ा बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताओ, पत्थर टूटा है पहाड़ पर से, तो वहां पे बालू छोटा छोटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां मिलेगा कम मात्रा में, लेकिन वहां पत्थर का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे पत्थर हजारों किलोमीटर से धीरे धीरे बहते चलती है, नीचे गिरती है, टकरती है, तो उसका आकार क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। तो यहाँ पे इसका आकार छोटा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे घाटी की ओर जाएंगे तो उससे कण की आकार बड़ा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा बच्चे? बड़ा देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। सारे बच्चे जानते हैं कि जो एलुवियल सॉइल होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है। कहता है अधिकतर जलोढ़ मृदाएं में पोटास की मात्रा, पोटास को सिंबल क्या बोला जाता है? पोटास को क्या बोलते हैं बच्चे? तो पोटास को के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पोटास को के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के। पोटास को क्या बोलेंगे? के, ठीक है ना। फास्फोरस को पी और चूना युक्त होती है, यानी क्षार की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। कहता है गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज दलहन फसलों के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा अगर खेती किसी की होती है तो वो चावल की होती है, गेहूं की खेती होती है, और इसमें आप गन्ना, शुगर केन भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे मोटे अनाज भी हो सकते हैं, और ज्यादातर दाल भी होता है। एलुवियल सॉइल में सबको नींद आ रहा है? हाँ, खड़ा होकर पढ़ो, फिर खड़ा हो जाओ आधा घंटा। समझ मारना कि कहता है कि अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन क्या होती है? गहन कृषि होती है। ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है? फर्टाइल है। ज़्यादा भूमि है यहाँ पे, फर्टाइल यानी उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पे कृषि कैसा होगी? गहन कृषि होगी। गहन कृषि का मतलब तो अभी तुरंत कुछ देर पहले ही समझा दिए, ठीक है ना। गहन कृषि का मतलब, उसको हाथों पर कर दो तो बेटा। गहन कृषि का मतलब क्या होता है? गहन कृषि का मतलब होता है, क्या होता है गहन कृषि का मतलब? एक खेत खत्म हुआ, कटा, दूसरा एक और उसमें बो दिया गया, गहन कृषि होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जहां रहेगी वहां कृषि कैसी होगी बच्चे? तो वहां गहन कृषि होगी, ठीक है ना। आगे देखा जाए, कहता है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। आज तीसरा क्वेश्चन इसका है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अपरदन अगर कहीं होता है तो ज्यादा अपरदन पहाड़ी क्षेत्र में होता है ना। पत्थरों को काटना, मिट्टी को काटना, पानी का तेज बहाव, बताइए ज्यादा पानी का तेज बहाव होगा तो मिट्टी को ज्यादा काटेगा कि नहीं काटेगा? और ज्यादा पानी का तेज बहाव नहीं होगा तो हम मिट्टी को काटेगा ही नहीं, है ना। समतल एरिया में मिट्टी को जल्दी नदी नहीं काटती है, लेकिन ढलानों पर जब नदियां बहती है तो वहां पे ज्यादा मिट्टी को क्या करती है? काटती है। बीच में थोड़ा भी मिट्टी नहीं आने देता है। तानी सु मिट्टी आया कि उसको भी बहा करके लेके चला गया, यानी यहां तक कि पत्थरों को भी काटने में बाज नहीं आती है, तो मिट्टी इसके लिए क्या चीज है। तो इसको कैसे रोकथाम करेंगे? अगर पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी को रोकना है अपरदन होने से, अपरदन मतलब मिट्टी जो कटता छटता है नदी के थ्रू,
तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। क्या है पहला कदम कि पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर उसकी धीमा करना चाहिए। ज्यादा वृक्ष रोपिएगा तो क्या होगा, जल प्रवाह जो फास्ट गति से आ रहा होता है वो धीरे धीरे रुक रुक करके आएगी, तो मिट्टी क्या होगा, कम कटेगा। मिट्टी क्या होगा, इससे कम कटेगा। समझ में आ रहा है कुछ बच्चे? आइए और आगे देखते हैं। कहता है समोच्च जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे प्रवाहित नहीं होती है। मतलब इसमें जो जुताई क्रिया किया जाता है थोड़ा सा अपोजिट किया जाता है, जिस तरफ से पानी का ढलान नहीं रहता है उसके अपोजिट से किया जाता है। कहता है पर्वतों पर सीढ़ी बनाकर सीढ़ीदार कृषि यानी सोपान कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है बच्चे? सोपानी कृषि की जाती है। सोपानी कृषि करके है ना मृदा के अपरदन से पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी को रोक सकते हैं। ठीक है ना, मृदा को अपरदन से रोक सकते हैं। कहते हैं बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके, पट्टी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कियारी, पट्टी मतलब कियारियों में विभाजित करके इस पर घास उगा दिया जाए, है ना, जिससे मृदा की अपरदन क्या होगी, कम होगी और इसमें पवन का वेग कम आएगा और मिट्टी का अपरदन कम होगा। ठीक है ना। आइए अथवा में करके दिया है वही चीज को, है ना, दूसरे ढंग से भी आप लिख सकते हैं या कुछ अलग भी लिख सकते हैं। कहते हैं मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अगर 2 लाइन में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कहता है विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। ये नेचुरली भी मृदा अपरदन होता है और कृत्रिम तरीके से मृदा अपरदन होता है, गलतियों से। कहता है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाए गए हैं। कहता है पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति घटती है, उसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। मान लिया जाए कि देखो बेटा, समोच्च जुताई एक्चुअली में समझ लो एक बार क्या होता है। मान लिया जाए कि आपको पहाड़ी ढलान है तो पानी ऐसे आ रहा है ना, तो जुताई ऐसे करेंगे। जुताई कैसे करेंगे, इधर ऐसे ऐसे के जुताएंगे नहीं करेंगे। जुताई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बताइए प्रत्येक बार पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे पानी का रुकाव होगा कि नहीं होगा, है ना। और ऐसे अगर जुताई रहेगा तो तेज गति से पानी उसी के थ्रू आ जाएगा, पार हो जाएगा और मिट्टी उट्टी के भी बहा करके लेके चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पानी का बहाव क्या होगा, गति क्या होगा, कम होगा, है ना। ऑब्वियसली बातें समझ में आ रही है ना कि पानी का बहाव क्या होगा, यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा के अपरदन को रोकने के लिए पहला क्या होगा, समोच्च जुताई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समोच्च जुताई। अब समोच्च जुताई क्या है बता दोगे? पर्वतीय ढालों पर सोपान कृषि करना चाहिए, यानी सीढ़ीनुमा कृषि बना करके अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से हिमालय के सोपान कृषि करके सीढ़ीनुमा कृषि करके बहुत सा खेती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि मतलब छोटे छोटे कियारी बनाकर उसको घास लगा करके और मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। पर्वतीय ढालों में बांध बना करके, बांध ज्यादा पानी तेज गति से आ रहा है वहां बांध बना लो और धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार पानी को छोड़ेंगे, है ना, तो जिससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समझ में आ गए बच्चे? आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें चौथा क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, आइए डिटेल इसका चर्चा करते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन है जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है? जीवों से होती है। जिसकी जैव संसाधन वो होता है जिसको बनता है किससे? जीव से बनता है और जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं वे संसाधन जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? जैव संसाधन है। मनुष्य क्या है? जैव संसाधन है। वनस्पति जगत पूरी के पूरी बायोलॉजिकल जो टर्म है वनस्पति है, प्लांट जो किंगडम्स है उसके अंतर्गत ये भी क्या है? वनस्पति जगत भी क्या है? तो वनस्पति जैव संसाधन है। जगत प्रणाली पशुधन यानी कि जितना भी पशु है, मत्स्य जीवन, ये सारे के सारे जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं? जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे बच्चे चट्टान, पत्थर, लोहा, ठीक है, तांबा, ये सब जितना भी चीजें हैं ये सब क्या कहलाएगी? अजैव पदार्थ, अजैव संसाधन कहलाएगी। तो आपको जैव और अजैव में अंतर समझ में आ गया? ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दो, यानी 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन बच्चे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में किसको भूमि उपयोग के प्रारूपों का वर्णन करें। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका कारण बताएं। यानी वनों में ज़्यादा कटाई देखने को मिला है, ज़्यादा वन नहीं लगा है, इसके पीछे का कारण भी बतलाना है। आगे देखिए कहता है भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है ना। जो हमारे यहाँ जो भूमि है, लैंड एरिया है, उसका उपयोग अलग अलग करते हैं। कुछ में कृषि करते हैं, कुछ में घर बनाते हैं, कुछ में फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ में पेड़ लगाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भाग ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। अभी भी 7% आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कहता है कुल प्राप्त भूमि में 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र मतलब यहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है ना। कितना प्रतिशत भूमि पर 46.6% भूमि पर क्या किया जाता है, शुद्ध बोए गए भूमि, यानी कि यहाँ पे कृषि की जाती है। 22.5% भूमि पर वन है। 22.5% भूमि पर वन है। तो कहो सर 19.5 था, हाँ 22 कहाँ से आ गया। देखिए कुछ कुछ चेंज रहता है ना। वो पुरानी डाटा होगी, न्यू डाटा है, इस वजह से हो सकता है चेंजेस। कहता है 13.8% भूमि बंजर है। इसमें 13.8% भूमि ऐसा है जिस पर कोई कृषि वगैरह नहीं किया जाता। और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, फैक्ट्री खोलना क्यों मुश्किल है बताइए। बंजर भूमि है, पानी ना होगा, इसी वजह से तो बंजर होगा ना। और फैक्ट्री लगेगा तो पानी बहुत ज़रूरी है, और तनी नहीं बहुत ज़्यादा पानी। कहता है 7.7% भूमि परती है, यानी ऐसे भूमि पर कोई किसी प्रकार खेती नहीं किया है। बंजर नहीं है, खेती किया जा सकता है लेकिन खेती नहीं की जा सकती है, नहीं की गई। कहता है 4.8% भूमि चारागाह और बागान है, यानी वहाँ पे बाग बगीचा हॉर्टिकल्चर लगाया गया है। और 4.6% बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। ठीक है ना। तो 13% कुछ ही था 1960, उसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला हटा दीजिएगा। वर्ष 1960-61 के अंतर्गत वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत कम मामूली हुई है। मामूली मतलब बहुत कम हुई है। कहता है अत्यधिक, हाँ बहुत कम हुई है। राष्ट्रीय वन नीति 1952, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप इस चीज को राइट डाउन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1952 में। कब आई 1952 में। जो रिपोर्ट आए उसके अनुसार कहा रहा है कि 33% भूमि पर वन होना चाहिए। बताइए कल मैंने ये पढ़ाया था ना। ठीक है ना। बहुत सा चीज़ अगर अभी देखो तो 70 से 80% जो बातें हैं वो कभी ना कभी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। आप लोग की कमी रहती है कि आप लोग टाइम पास करते हैं। जैसे आप लोग 9 बजे आने का है और 9:30 बजे पहुँचे, ठीक है, नंबर 1 फेलुअर। फिर आते के साथ काम पर नहीं लग जाते हो, इंतजार करते हो कहाँ टीवी चालू हो रहा है, ये हो रहा है, आप कुछ नहीं हो रहा है। एक लोग काम कीजिए, बाकी 8 लोग तो पढ़ाई कर सकते हैं ना। बच्चे लोग तो पढ़ाई कर सकते हैं ना अपना फेयर, लेकिन वो भी नहीं, सब राह देखते रहते हैं, है ना, कि एक आध गो स्टार्ट करता है तब स्टार्ट करें। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई बच्चे, तो 1952 में आई। राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1952। इसके अंतर्गत कहा गया कि कुल भूमि का 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन। किंतु भारत की बढ़ती जनसंख्या और अत्यधिक औद्योगिक क्रांति औद्योगिक के कारण नियंत्रण वनों की कटाई यानी वनों का उन्मूलन देखने को मिला है। कहता है कि वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है, लगातार भू उपयोग के कारण, यानी भूमि का उपयोग दूसरे कामों के लिए कर लिया जा रहा है, घर बनाने के लिए, है ना, इंडस्ट्री के लिए। कहता है भू संसाधन निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि इसमें भू संसाधन उतना ज़्यादा खेती पर अब नहीं है, निम्नीकरण यानी घट रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए।
पहले कारण बता दिया वन क्यों नहीं बढ़ रहा है, और दूसरा कारण बता रहा है कैसे हम वनों को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, वन लगा करके, वन लगाइए, है ना। मृदा अपरदन, एक तो फायदा होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, है ना। नदी के किनारे जितने भी जमीन होते हैं सब में वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मृदा अपरदन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब, प्रौद्योगिकी मतलब, प्रौद्योगिकी मतलब कहता है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। संसाधन का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। संसाधन का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास से संबंधित है। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जब छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग लगा करके उसमें परिवर्तन कीजिए और बचाने की कोशिश कीजिए। प्रौद्योगिकी विकास के कारण संसाधन का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। समझना, जितना ज़्यादा दिमाग लोगों को लगा रहा है उतने ज़्यादा चीज़ों की और ज़रूरत पड़ रही है। तो बताइए इस प्रकार से संसाधन की और आवश्यक, संसाधन की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती, ठीक है ना, जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल विकास नहीं किया जाए, है ना। अपने आप कोई चीज़ संसाधन नहीं होता है, सबसे पहले उसको प्रयोग में लाने लायक बनाइए, तब वो चीज़ क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। और ये टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाता है। जितना अधिक संसाधन का दोहन होगा, दोहन मतलब बर्बाद, संसाधन को बर्बाद किया जाएगा, है ना, आर्थिक विकास उतना ही बढ़ेगा। कोई भी काम कर रहा है तो प्राकृतिक संसाधन का हाथ से होता ही है, लेकिन डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। जैसे मान लिया जाए आपको बहुत बड़ा टावर बनाना है, एफिल टावर टाइप में बनाना है, तो लोहा को जब तक जमीन से अयास के को निकालोगे नहीं, वहां से स्टील लोहा बनाओगे नहीं, तब तक बताइए इस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कह रहा है अगर एक प्रकार से ये कहें कि जितना अधिक संसाधन का दोहन होगा उतना ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब क्या होता है बच्चे, औपनिवेशिक काल का मतलब, खड़े हो बताओ औपनिवेशिक काल। हाँ हाँ हाँ, तो औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जब भारत पर ब्रिटिशों के हाथों गुलाम थे, जब भारत ब्रिटिशों के हाथ गुलाम थे, तो इस समय के काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो इस समय क्या हुआ, संसाधनों का बड़े पैमाने पर क्या किया गया, दोहन किया गया। दोहन किया गया मतलब समझते हैं ना, कि ज़्यादा बर्बाद किया गया। कहता है क्योंकि साम्राज्यवादी देश जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अपने उच्च गुणवत्ता के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देश जैसे भारत, पाकिस्तान, ये सब जो था, इसको तो फायदा नहीं हुआ, किंतु उपनिवेशों को, किंतु है ना, किसको फायदा हुआ, साम्राज्यवादी देशों को यहाँ पे फायदा देखने को मिलता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। इसका ऑब्लिक करके एक और आंसर दिया हुआ है, तो सेम आंसर यही है, लिखने का रूपरेखा सिर्फ चेंज है। चलिए फिर भी हम एक आइडिया बता देते हैं जिससे कि आपको, है ना, आइडिया बनाने में मदद मिलेगा। चलो, कहता है किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। यानी कहता है कि कोई भी देश अगर डेवलपमेंट चाहता है तो संसाधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास संसाधन के उपयोग को बढ़ावा देता है। टेक्नोलॉजी अगर रहेगा तो प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, और आपके पास यदि टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो प्रोग्रेस उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रौद्योगिकी कमी इस विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि अगर टेक्नोलॉजी है तो कम संसाधन का उपयोग करके अच्छा चीज बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो ज़्यादा संसाधन यूज करते हुए भी आप उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते।
आर्थिक विकास के लिए तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। इसके बाद विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वनों खनिजों का उपयोग होता है तथा जल की आवश्यकता भी होती है। 15 अगस्त 1947 से पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था। कौन? भारत। भारत किसका उपनिवेश था बच्चे? इंग्लैंड का। विदेशी आक्रमणकर्ताओं का मुख्य आकर्षक धनी संसाधन थे। जो सबसे महंगा संसाधन था जमीन के नीचे से निकलने वाला, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। पहले लोहा निकाले, पहले सोना निकालेगा, पहले कोयला निकालेगा, सोना निकालेगा। तो पहले धनी चीज को ज्यादा ध्यान दिया और बाद में जब वो खत्म हो गया तो दूसरा का सस्ता वाला भी निकालने लगा। ठीक है ना। तो मैं इससे एक बताता हूं कैसे। एक बार एक सेल लगा हुआ था और वो बहुत सस्ता टी शर्ट दे रहा था, टी शर्ट। ठीक है ना। इतना सस्ता कह नहीं सकते, 200 रुपया में 5 टी शर्ट, और पूरा एक ट्रैक्टर माल गिरा हुआ था। 200 रुपया में 5 टी शर्ट लेगा। भीड़ तो बहुत आ गई। अब 200 रुपया में 5 टी शर्ट था, उसको भी खरीदने के लिए लोग चेक कर रहे थे कि कौन टी शर्ट बढ़िया है। नहीं समझे? अरे सस्ता है, 5 को कोई और लेके घसक लो। लेकिन नहीं, उसमें भी क्या चाह रहे थे कि सबसे बढ़िया कौन है ना। उसको हम भी खोजने में करीब 15-20 मिनट लगा ही दिए। समझ मारा। और जबकि पसंद लगभग आ रहा था, तो सब अच्छा था और उस अच्छा में भी अच्छा खोज रहे थे। तो बताइए, हमारी इतना छोटी सोच भी अगर है, तो अंग्रेजों को उस समय ये सोच नहीं थी क्या कि पहले कौन सा संसाधन का उपयोग किया जाए, है ना। जो महंगे संसाधन होगा उसको उपयोग पहले कर लेंगे ये लोग, और बाद में निष्कासन करेंगे खराब संसाधनों का। तो पहले धनी चीजों का क्या किया? धनी संसाधन थे, है ना। आकर्षक पहले क्या थे? धनी। उपनिवेश का विकास प्रौद्योगिकी के उच्च स्तर के कारण हुआ तथा औपनिवेशिक शक्तियों ने अपना शासन स्थापित किया। ठीक है ना। औपनिवेशिक शक्ति ने शासन। औपनिवेशिक शक्ति कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, ये सब देश थे। औपनिवेशीकरण को भारत ने कई रूपों में अनुभव किया, इसलिए भारत में विकास समान और संसाधन पर निर्भर रहा, बल्कि प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन का गुणवत्ता का अनुभव किया। यानी वो समझा कि ये सब चीज तो भारतवासी नहीं समझेंगे। भारतवासी क्या समझेंगे? मान लिया जाए मेरे घर जितना यहाँ चीजें हैं, ठीक है ना, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। बाहर से कोई खाली आदमी आया, अपना हाथ शरीर लेके आदमी आया, और इतना ही में हम अगर महीने का 50,000 कमा रहे हैं, तो इतना ही में वो 5 लाख कमा रहा है। तो हमें एक चीज जरूर सोचना पड़ेगा कि कमी किस में है? कमी हम में, खुद में है। नहीं समझे क्या? तो ये अनुभव किया कि पहले से तो ये संसाधन हमारे घर है, ये था, लेकिन हम डेवलप नहीं किए। ये डेवलपमेंट कब देखने को मिला? जब विदेशी लोग आए, दिमाग वाले लोग आए। इसलिए संसाधन का उपयोग वही लोग अच्छा से कर पाते हैं जिनके पास क्या हो? टेक्नोलॉजी हो, है ना, बुद्धिमत्ता हो, मानव बुद्धि हो। समझे बच्चे? स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकरण हुआ, है ना। अब हम लोगों ने चीजों को समझ लिया, सीख लिया, तब हमने अपना यहाँ औद्योगिक लगाया। वो लोग तो क्या बताइए ना, यहाँ से कपास करवाते थे, ये चीज का खेती करवा, और यहाँ से बंडल के बंडल लेके जाते थे। तो भारतीयों को समझ में वो चीज नहीं आ रहा है कि बंडल के बंडल जाके वहाँ करता का होगा। अरे वही मशीन से बना के और फिर हम ही को बेच रहा है। अगर यही मशीन में हम घरे लगा ले तो यही बात ना हुई कि जब आजाद हुआ भारत, तो भारत में औद्योगिकरण का विकास हुआ, इससे विस्तृत अवसर उत्पन्न हुए, और आज भी प्रौद्योगिक संस्थान आदि समान हो गई है, और उद्योगों में बढ़ती संख्या ने और भी बदलाव बढ़ा दिया है, जैसे जल संसाधन इत्यादि। मतलब जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे उतना ज़्यादा आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। आइए परियोजना पर का कार्य प्रश्न, है ना, बनाने वाला है, आपको आर्टिकल्स टाइप में बनाने वाला है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, तैयार आपको खुद से करना है। अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधन के उपभोग मतलब उसका यूज और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार करें। एक आपको परियोजना बनाना है, चार्ट बनाना है। आप संसाधन को ले लो, सबसे बढ़िया है कि जल संसाधन को ले लो,
है ना, कि जल का उपभोग लोग कैसे करते हैं और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। गांव इलाके में पानी को भरने के लिए तो अधिकतर घर में, है ना, सबमर्सिबल है या फिर मोटर है, नल। लेकिन बताइए टंकी लोग रखा है? क्या करता है, स्नान करना है तो क्या करता है, मोटर चालू किया और ऐसा ही डबडबा के स्नान कर लिया। अगर टंकी लगा होता, छोटे वो झरना होता, तो बताइए पानी थोड़ा थोड़ा ना यूज होता। और ऐसे पानी थोड़ा यूज हो रहा है, क्या निकल रहा है, शरीर पर आ रहा है, तुरंत गिर रहा है, बर्बाद हो गया। लोटों से कोई नहीं नहाता है, डायरेक्ट पाइप उठाता है और ऐसे करके स्नान कर लेता है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन यही टंकी होता तो ये चीज़ होता। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे उपभोग पानी को कैसे कर रहे हैं और इसका रोकथाम भी बता दिया कि टंकी लगाना चाहिए। छोटी सी मैंने एक बात बता दी और आपको एक चार्ट पर बना करके लाना रहता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में करवाया जाता है। बड़े बड़े जो स्कूल रहता है ना, खाली यही सब करवाएगा, तो वो टंकी छपवाएगा, ठीक है, और कैसे पानी का लोग बर्बाद कर रहा था वो दिखाना है, और उसका समाधान कैसे करेंगे वो आप दिखाइए दूसरा जने, है ना। ये आपको प्रोजेक्ट बना करके देना होता है। तो विद्यार्थी इस परियोजना को स्वयं करें, है ना, मास्टर नहीं करेगा। आपके विद्यालय में उपयोग किए जा रहे संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजन कीजिए। जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो तो बहुत सा वहाँ संसाधनों को उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है, कैसे वहाँ किस चीज़ को बचाने की बातें होती है उस चीज़ की चर्चा करना है, ठीक है। तो ये भी अपने से करना है। वर्ग पहेली को सुलझाएं। आइए, वर्ग पहेली एक दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया है, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और उसको सुलझाना है बच्चे, ठीक है ना। वर्ग पहेली नहीं रहता है चार्ट बना के इससे, ठीक है। सुलझाएं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में छिपे अक्षरों को भी उत्तरों को ढूंढे। कहता है पहेली के उत्तर अंग्रेजी शब्द में है। आप पाठ्य पुस्तक संख्या यानी किताब का पेज नंबर देख सकते हो 14, है ना, 14 में देखें। जैसे एक जगह आपको भूमि जल वनस्पति खनिज के रूप में प्राकृतिक संपदा है जिसको क्या कहा गया, रिसोर्स। क्या कहा गया, है ना, मिनरल